ऑलराइट, ठीक है। सो हाँ जी, गुड इवनिंग शिवानी, पूजा डागर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। राइट, कोमल शर्मा, गुड इवनिंग। ठीक है, सो हियर वी आर। तो यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन चैप्टर है, हमें बात ही यहाँ पे हम एवोल्यूशन से करेंगे। सो आई एम जस्ट स्पीकिंग सम ऑफ द टॉपिक्स व्हिच आर गोइंग टू बी हाई वेटेज टॉपिक और जिनका लाइक समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम। तो पहले हम उन्हें यहाँ पे रिवाइज करेंगे एंड देन वी कैन सी द रिमेनिंग थिंग्स। तो यहाँ पे हम बात करें हमारे यहाँ पे एवोल्यूशन के डेफिनेशन के बारे में। सो एवोल्यूशन बेसिकली मतलब यहाँ पे होता है डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। अगर कोई एवोल्यूशन की बहुत सरल डेफिनेशन अगर आपसे पूछता है देन यू कैन से डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। सो हमेशा कोई आपका नया प्रोजीन आपका आ रहा है, एक नई जनरेशन आपकी आ रही है विद सम काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज एवोल्यूशन। अब जब भी हम एवोल्यूशन की यहाँ पे बात करते हैं, आपको याद रखते हैं कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको पहले बताए थे। सो देयर आर सर्टेन एग्जांपल जो मैंने आपके साथ पहले शेयर किए थे एंड आई वांट दोस एग्जांपल टू बी रिमेंबर्ड थ्रू आउट योर लाइफ। अपने पूरे लाइफ तक उसको आपको याद रखना है। मतलब आज से 40 साल के बाद अगर मैं आपको पूछूं वो एग्जांपल तो आपको लाइक याद होना चाहिए कि हाँ सर वो मॉस्किटो वाला, दैट काइंड ऑफ एग्जांपल यू हैव टू नो। तो आई होप आपको याद होगा, एक एग्जांपल हमने यहाँ देखा था अबाउट माय डीडीटी एंड मॉस्किटो। ये वाला एग्जांपल आपको याद है? यस यस सर। सर। ठीक है, डीडीटी एंड मॉस्किटो वाला एग्जांपल आपका यहाँ पे था, राइट। देन एक हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया था टॉम कॉड फिश करके, हडसन रिवर की एक फिश थी आपके यहाँ पे, टॉम कॉड फिश। यस सर। जो काफी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में अपने यहाँ पे ग्रो कर रही थी, सर्वाइव कर रही थी। सो दैट वाज अनदर एग्जांपल आई गिव यू। देन वन मोर एग्जांपल ओवर हियर कैन बी योर, मैंने आपको बताया था कि कैसे सर्जरी के दौरान कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है आपके उस एरिया में जहां आपने कट किया होता है एंड इवन आफ्टर एडिंग द एंटीबायोटिक उनके यहाँ पे डेथ नहीं होती। So they become antibiotic resistant bacteria वहां पे बनने लगते हैं। So we have already discussed this thing separately. So antibiotics and your bacteria. So antibiotics and bacteria का भी ये एक एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल हमने यहाँ पे याद रखे थे। So इन एग्जांपल को हम एक बार देखते हैं, उनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ताकि एग्जांपल के थ्रू हम काफी चीजें यहाँ पे समझ पाए। इवोल्यूशन होने के लिए आपको पॉपुलेशन में चाहिए होता है वेरिएशन। दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो कि अगर आप चाहते हो कि आपकी पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो, लाइक आपकी इवॉल्व करे पॉपुलेशन, यू नीड अ वेरिएशन। सवाल यहाँ पे ये आता है कि एक पॉपुलेशन में इवोल्यूशन होना इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको याद रखना है कि आपका एनवायरमेंट हमेशा चेंज हो रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आपका इकोसिस्टम हमेशा आपका चेंज होता रहता है। सो एनिमल्स हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ विद द एनवायरमेंट, दे हैव टू अडैप्ट देमसेल्फ विद द क्लाइमेट। सो दैट इज व्हाई इवोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट। इसलिए आपका इवोल्यूशन आपका, यस राइट, बिल्कुल सही प्रिंस, फॉर द सर्वाइवल दे हैव टू डू दैट। तो ये आपका होता रहेगा हमेशा एंड दैट शुड हैपन ऑल द टाइम। सो यहाँ पे हमारा एग्जांपल यहाँ पे आपका आ रहा है मॉस्किटो एंड डीडीटी वाले कंडीशन का। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमने ये इंसेक्टिसाइड हमने यहाँ पे स्प्रे करना चालू किया, मैंने स्टार्टेड स्प्रेइंग दिस इंसेक्टिसाइड, तो आपके मेजॉरिटी मॉस्किटो की वहां पे डेथ हो गई। जो वहां पे सर्वाइव कर गए, दे वर हैविंग सम वेरिएंट, इनके पास कुछ तो ऐसे जीन्स थे जो इनको अलाउ कर रहे थे कि इस हार्श कंडीशन में, इस हार्श रेट में वो लोग सर्वाइव कर जाए। और जो लोग वहां पे सर्वाइव कर गए, they will add the progenies in the population। और जब वो अपने नए बच्चे पॉपुलेशन में वहां पे रिलीज करेंगे, so all those progenies जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, they will have that particular trait। तो जो ट्रेट एडवांटेजेस था, जो जीन मेरा वहां पे एडवांटेजेस था, वो पॉपुलेशन में सिलेक्ट होता है। और वो सिलेक्ट हो गया तो आपने पहले कुछ सालों के लिए तो आपको लगा कि आपका जो इंसेक्टिसाइड है वो आपके लिए सक्सेसफुल है, बट बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं ये सक्सेसफुल नहीं था एंड यू स्टिल हैव अ पॉपुलेशन जो वहां पे आपकी ग्रो कर पा रही है। सो दिस वाज द एग्जांपल। यहाँ पे आप क्लियर कट देख पा रहे हो दैट यू नीड टू हैव अ वेरिएशन, यू नीड टू हैव अ वेरिएशन इन पॉपुलेशन। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको हमेशा चाहिए इवोल्यूशन के दौरान। एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल ऑलवेज फाइंड योर एडवांटेजियस ट्रेट्स आर सिलेक्टेड। सो एडवांटेजियस ट्रेट्स आर सिलेक्टेड। तो ये ट्रेड्स को हम यहाँ पे करते हैं हमारे यहाँ पे सिलेक्ट। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये हम यहाँ पे कहानी देख चुके थे मॉस्किटो लार्वा की, जहाँ पे इनिशियली सब लगा था कि उनकी वहां पे डेथ हो जाएगी उनकी एंड इट विल ऑल बी सक्सेसफुल फॉर ह्यूमन बींग्स, बट ऐसा नहीं हुआ। कुछ लार्वा आपके सर्वाइव कर गए और उन्होंने एक नई प्रोजिनी यहाँ पे बना के दी आपको यहाँ पे, एंड दोज लार्वा जे विच सर्वाइव, उनके पास एक ऐसा जीन था जो उन्हें अलाउ कर रहा था टू सर्वाइव इन द हार्श एनवायरमेंट या चेंजिंग एनवायरमेंट के अंदर। सो दैट इज हाउ you find evolution will happen। So evolution के लिए you need a variation in the population, first thing, right? And then उसमें से nature select करता है जो advantageous trait होता है उसको। हाँ जी श्वेता, गुड इवनिंग। सेकंड एग्जांपल हमारा जो यहाँ पे था वो था हमारे यहाँ पे टॉम कॉड फिश का।
टॉम कॉड फिश जो आपको मिलती है हडसन रिवर में न्यूयॉर्क के अंदर, तो इनिशियली ये पॉपुलेशन काफी अच्छा था फिश का, लेकिन जब इंडस्ट्रीज आसपास सेट हो गई तो इंडस्ट्रीज की वजह से आपका यहाँ पे क्या हुआ कि पोल्यूटेंट रिलीज किया गया, और पोल्यूटेंट की वजह से मेजॉरिटी ऑफ द फिश एंड अप डाइंग। सो 48,000 फिश की वहां पे डेथ हो गई, और जो फिश वहां पे सर्वाइव कर गए वो इसलिए सर्वाइव कर पाए थे बिकॉज दे वर हैविंग सम जीन, कुछ तो जीन था उनके पास जो उन्हें वहां पे एक बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा था। देयर वाज वन जीन which was allowing them to survive in the harsh environment या toxic environment, और इस पॉपुलेशन ने फिर अपने नंबर को बढ़ाया, इन्होंने कई सारे प्रोजीनी ऐड किए, एंड राइट नाउ हडसन रिवर में ये फिश आपको भर भर के देखने के लिए आपको मिल जाती है। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ योर फिश इवॉल्विंग इन दैट एनवायरमेंट, सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल हो गया। फिर हमने एग्जाम्पल लगाया हमारे यहाँ पे बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सो आई वोंट रिपीट दिस थिंग, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। सो दीज आर द थिंग्स वी हैव सीन। ये है आपकी कहानी इवोल्यूशन की, एंड याद रखना नेचुरल सिलेक्शन को हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट अडैप्टेड टू द एनवायरनमेंट सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस मोर देन अदर, देयर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सो ऑर्गेनिज्म जो सबसे बढ़िया तरीके से अडैप्ट कर सकते हैं एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्वाइव करते हैं, एंड दे आर एबल टू ऐड मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और ये आपको होते हुए मिलता है आपके नेचुरल सिलेक्शन के अंदर। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको दी गई थी आपके चार्ल्स डार्विन ने, और उन्होंने एक यहाँ पे किताब लिखी थी जिसका नाम था आपका यहाँ पे ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। Origin of species. जी, और चार्ल्स डार्विन आपके जो यहाँ पे है, ही इज गोइंग टू बी योर फादर ऑफ एवोल्यूशन। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपकी, दीज आर सम स्टेटमेंट्स जो आपके थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन से कोरिलेट करती है। ईच स्पीशीज प्रोड्यूस मोर नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग देन सर्वाइव, हमेशा एक पॉपुलेशन इतने ऑफस्प्रिंग बनाएगा जितने सर्वाइव करने वाले होंगे उससे ज्यादा ही बनाएगा वो। चाहे हम अगर बात करें फ्रॉग की, अभी आप एग्जांपल फिश की एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत सारे एग ये लोग ले करते हैं, बट ओनली सम ऑफ देम विल बी एबल टू सर्वाइव। ईच इंडिविजुअल हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड्स, हर एक इंडिविजुअल के अंदर आपको मिलेंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेड, मतलब फादर और मदर से आपके कॉम्बिनेशन के इनहेरिटेड ट्रेड्स आपको मिल जाते हैं। इंडिविजुअल्स आर गोइंग टू कम्पीट फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, मतलब फूड वाटर और स्पेस के लिए यहाँ पे आपकी लड़ाई हमेशा होती रहेगी। Natural selection occurs through survival of the fittest, right? Something we have already discussed. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे हमने लिखी हुई है। बेसिकली हमने दो चीज पे ध्यान दो, एक तो वो शिप का नाम याद रखना जहाँ पे चार्ल्स डार्विन बैठ के गए थे घूमने के लिए, राइट, अपनी स्टडी करने के लिए गए थे, एंड चार्ल्स डार्विन concluded that existing living forms share similarities to a varying degree, not among themselves but also within the life form that existed million years ago. चार्ल्स डार्विन का यहाँ पे ये कहना था कि जो एनिमल्स मुझे अभी उनको वहां पे दिख रहे थे उन सब के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज थी, लेकिन वो सिमिलैरिटीज सिर्फ उनके बीच में नहीं थी, दे वर आल्सो सीइंग सिमिलैरिटीज उन एनिमल्स के साथ जो आपको आज से कई साल पहले आपको नहीं दिख रहे थे मिलने के लिए। डिम्पल कुछ कहना चाहिए। डिम्पल क्या कह रहे हो आप अबाउट बायोटेक्नोलॉजी? डिम्पल, बायोटेक का चैप्टर मंडे को खत्म होगा, आज हमारा होगा रिवीजन, सो दैट वी कैन गेट अ गुड स्कोर इन द टेस्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो एल्फ्रेड वेलेस भी मैंने आपको बताया ये भी। हाँ बेटा, बोलो बोलो सर। वो बायोटेक्नोलॉजी और इवोल्यूशन के कुछ क्वेश्चन पूछ रही है। ओके ओके ओके, थैंक यू अभिषेक प्रिंस। जस्ट वेट अ मिनट, चलिए सवाल देखते हैं यहाँ पे। कैन वी से दैट बायोटेक्नोलॉजी इज स्टॉपिंग द नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल इवोल्यूशन? आपको ये कहना चाहिए, आई वोंट से बायोटेक्नोलॉजी, यू शुड से दैट is my creating genetically modified crops and organism is going to stop the evolution? That can be the question you can have, right? I can say that it does affect your ecosystem, it does affect the population, but evolution को वहां पे नहीं रोक सकता, evolution को वहां पे रोक नहीं सकता, but yes, it does affect the population, it does affect the ecosystem over there. ठीक है, क्योंकि अगर मैं कोई एक ऐसा प्लांट बना रहा हूँ जो प्लांट इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट है, राइट, वो तो मैंने एक जीन डाल दिया ना उसके अंदर, मैंने अपना एक वहाँ पे जीन डाले जो बनाएगा उसे वहाँ पे इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट वहां बना देगा, या पेस्ट रेजिस्टेंट मैंने उसे प्लांट को बना दिया वहाँ पे, राइट। बट बाकी चीजें भी तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं आपके, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरमेंट के अंदर आपके होंगे, तो दे विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रेशर ऑन द प्लांट, और प्रेशर की वजह से आपके प्लांट को इवॉल्व करना पड़ेगा, राइट। बट यस, इट डज अफेक्ट द इकोसिस्टम एंड इट डज अफेक्ट द पॉपुलेशन। आप ये कह सकते हो कि अगर मैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरी दूसरी पॉपुलेशन भी वहां पे अफेक्ट होती है। आई गिव द एग्जांपल, अगर मैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाता हूँ, समझो अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट बनाता हूँ एंड दिस प्लांट इज माय जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जब ये प्लांट मेरा नहीं था जेनेटिकली मॉडिफाइड तो इसके ऊपर एक फंगस ग्रो करता था,
और वो फंगस का पॉपुलेशन यहाँ पे लाइक अच्छे से लाइक आज का थ्राइव करता था, राइट। या मैं कहूंगा कि जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट नहीं था तब इसके ऊपर एक इंसेक्ट ग्रो करता था, लेकिन अब वो इंसेक्ट इस पर ग्रो नहीं कर पा रहा। तो इससे क्या होगा, आपके इंसेक्ट की पॉपुलेशन यहाँ पे जाएगी नीचे, तो इसकी पॉपुलेशन यहाँ पे नीचे चलेगी, एक टाइम के बाद वहां पे एक्सटिंक्ट भी हो जाएगी। और जैसी मेरी इंसेक्ट की पॉपुलेशन वहां पे नीचे गई, उसके ऊपर डिपेंडेंट जितने भी मेरे वहां पे अदर एनिमल्स थे, अदर बर्ड्स थे, उनकी पॉपुलेशन भी वहां पे आपकी नीचे जाने लगेगी। सो इट डज अफेक्ट द इकोसिस्टम। आपका बायोटेक, आपका क्रिएटिंग अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एंड ऑर्गेनिज्म आपका अफेक्ट कर सकता है इकोसिस्टम को, बट आई कैनॉट से, वी कैनॉट से दैट इट इज गोइंग टू इनहिबिट द इवोल्यूशन, राइट। बट यस, द पॉपुलेशन विल श्योरली गेट अफेक्टेड ओवर देयर, ठीक है। तो ये आपको होते मिलता है। अब इसमें बात ऐसी है ना, क्योंकि बायोटेक बहुत रीसेंट फील्ड है, इट इज हार्डली लाइक 30 इयर्स बैक, ठीक है। तो बहुत डिटेल स्टडीज नहीं की गई है दैट व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग दिस प्लांट्स ऑन द इकोसिस्टम, कितना लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एक्चुअली में क्या हो रहा है, वो भी बहुत डिटेल में किया गया है, लेकिन बहुत सारे एविडेंसेस हमारे पास यहाँ पे है नहीं, बट श्योरली इट कैन अफेक्ट द पॉपुलेशन, जो कुछ जगहों पे हमने होते हुए देखा भी है। ये है हमारे यहाँ पे चार्ल्स डार्विन एंड ये है उनका यहाँ पे शिप, थोड़ा ज्यादा ही मूव कर रहा है, बढ़िया। दैट इज HMS बीगल। 5 साल के लिए गए थे वो, हमने बताया था, इतने में MBBS हो जाता उनका आराम से, मैं तो कह रहा हूँ PG भी हो जाता उनका इतने टाइम में। तो सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन द ईयर ऑफ 1859 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। हाँ, अब ये वाली डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगर आपको याद हो, एक बात बताओ, किसको जेनेटिक ड्रिफ्ट की कहानी याद है जो मैंने आपको सिखाई थी? एनीवन? Yes, किसको तो sir. याद होगी, बताओ बताओ तमन्ना, क्या थी कहानी आपकी जेनेटिक ड्रिफ्ट की? सर वो फैक्ट्रीज वाली थी। नहीं 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 नहीं, जेनेटिक ड्रिफ्ट वो नहीं थी। मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ। पता है मैंने एलिफेंट के बारे में बात किया था। हाँ अभिषेक बोलो, बोलो अभिषेक। सर याद है। अरे बोलो अंशिका, फिर आप बताओ, बोलो क्या थी वो कहानी, बता दो, कोई तो बता दे कहानी एक तरीके से सर एक्सप्लेन। उसमें हाँ पहले बोलो। एलिफेंट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर वो अचानक से कम हो गए थे, और फिर बाद में वो अचानक से वो बढ़ भी गए थे। आप एलिफेंट सील वाली बात कर रहे हो, वो स्टोरी आप समझा रहे हो, आप समझा रहे हो बॉटलनेक इफेक्ट वाली कहानी। एनीवन एल्स विद एनी अदर स्टोरी? किसी को स्टोरी याद आ रही है? कुछ मैंने बताया था आपको, बीटल्स थे वहां पे, चेंज इन द एलील नंबर और सर वो फ्रीक्वेंसी। ग्रीन ब्लू वाले बीटल। हाँ वो जानना चाहता हूँ मैं, ग्रीन ब्लू वाले बीटल्स वाली सर कौन मैं सी कहानी? सुनाऊं? सर मैं बताता हूँ अरे सर। बताओ प्रिंस, बताओ। अरे सर प्रिंस रुक आपको जाओ यार, याद सब है रुक जाओ, प्लीज बताओ। हाँ बोलो प्रिंस। सर जैसे एक पॉपुलेशन में ग्रीन और ब्लू कलर के बीटल्स थे। सर जो ग्रीन वाले थे ना, वो लोग एक दिन मतलब जैसे सर वो प्लांट्स के ऊपर भी दिख नहीं पाते थे, कैमोफ्लेज कर जाते थे, तो उनकी हम्म पॉपुलेशन ज्यादा थी। ब्लू वाले दिख जाते थे तो इंसेक्ट्स उन्हें खा जाते, वो बर्ड्स उन्हें खा जाती थी। हम्म लेकिन एक दिन सर मतलब एक सडन इफेक्ट की वजह से, जैसे एलिफेंट स्टेम की वजह से ग्रीन वाले बहुत सारे खत्म हो गए, तो ब्लू वाले जो बचे हुए थे सर उनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगी और ग्रीन वालों की कम हो गई उसकी वजह से। तो सर ये जेनेटिक ड्रिफ्ट में आ गया। राइट, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या कि आपकी जो, जैसे कि प्रिंस ने बिल्कुल सही से बताया, आपके यहाँ पे जो ब्लू पॉपुलेशन आपके यहाँ पे थी, पहले आपके यहाँ पे कम थी, ग्रीन पॉपुलेशन आपके यहाँ पे ज्यादा थी, बिकॉज ग्रीन पॉपुलेशन वाज द वन व्हिच वाज द डोमिनेंट वन। वो अच्छा खासा फीड करते थे, सर्वाइव कर पा रहे थे, इनको कोई दिक्कत नहीं था। ब्लू वाले थोड़े वीकर वन भी थे और इनको लोग खाते भी थे, लाइक इंसेक्ट आके खाते भी थे। जैसे ही आपका एलिफेंट ने गलती से उसमें पैर रखा, उसने पैर ऐसे रखा कि ग्रीन वाले सब खत्म हो गए, मेजॉरिटी ऑफ देम एक्चुअली डाइड। और जो ब्लू वाले थे उनको मौका मिला उस हैबिटेट के अंदर अपना नंबर बढ़ाने का, क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर था वहां से निकल गया। तो यहाँ पे ब्लू वाले का पॉपुलेशन आपके यहाँ पे बढ़ते हुए आपको मिलता है, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द चांस। ये सब आपका यहाँ पे जो हुआ, इट इज ऑल हैपन बिकॉज ऑफ अ चांस। यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट नहीं कर रहा, इट इज ऑल हैपनिंग बाय चांस, एंड दैट इज व्हाई दिस बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर यू सडनली यू हैव अ चेंज इन द एलिलिक फ्रीक्वेंसी, आपके यहाँ पे चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ अ चांस। एक रैंडम एक इवेंट आपका हो गया, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी आपके यहाँ पे चेंज हो गई। एंड याद रखना, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा ऑपरेट करता है इन द स्मॉलर पॉपुलेशन, दिस विल ऑलवेज ऑपरेट इन द स्मॉलर पॉपुलेशन। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। सो दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे देखा था हमारे फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। तो बॉटलनेक इफेक्ट के अंदर आपकी कहानी आती है और फिर एलिफेंट सील की, ये जो तवनप्रीत आप क्या नाम इनका, तवन्ना आप बता रहे थे। एलिफेंट सील में आपका ये हो जाता है, यू हैव 50,000 पॉपुलेशन आपका पहले था, लेकिन फिर उसको हमने खत्म कर दिया, लाइक उन्हें हमने मारना चालू किया, एंड द पॉपुलेशन केम टू 1,100। एंड देन वहां से पॉपुलेशन वापस से रिवाइव करता है एंड इट बिकम्स 10,000 अगेन, बट दिस विल हैव लेस जीन वेरिएशन, क्योंकि आपका 1100 के अंदर ही आपका वेरिएशन आपका कम था।
तो अगर वो पॉपुलेशन वापस से बढ़ भी जाता है, यू विल हैव अ लेस जीन वेरिएशन एंड दिस इज कॉल्ड एज माय बॉटलनेक इफेक्ट। तो इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इवन तो मेरे पास काफी बड़ा पॉपुलेशन है, अगर कोई बीमारी हुई तो ये पूरा पॉपुलेशन एक साथ वहां पे खत्म हो जाएगा। एक तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था एलिफेंट सील का, और एक और एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया था अबाउट योर एशियाटिक लायंस, अगर आपको याद हो तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया था, जहां पे उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया था, द नंबर हैज गॉन टू 12 एंड देन वहां से निकाल के आज की डेट में इनका नंबर अराउंड 700 जितना। अब लायन देखने के लिए नेशनल पार्क में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रोड पे घूम रहे होते हैं। यहाँ इनके साथ भी वही दिक्कत है, दे आर मूविंग ऑन रोड राइट नाउ। सो दैट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई बॉटलनेक इफेक्ट। बड़े पॉपुलेशन से कम कर दिया, लेस वेरिएशन, एंड नाउ यू हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन, बट अभी भी रिस्क है। किस चीज का रिस्क है कि अगर कोई वहां पे बीमारी हुई तो पॉपुलेशन आपका वहां से गायब हो जाएगा, लाइक इट विल सडनली उनकी डेथ हो जाएगी वहां पे, बिकॉज दे डोंट हैव वेरिएशन टू इवॉल्व। सो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय 3 टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, डायरेक्शनल, डिस्ट्रप्टिव एंड योर स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। अंशी का क्वेश्चन आया था एग्जाम में इसके बारे में या नहीं आया था? यस सर, 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। हाँ, आई होप 3 नंबर आपको मिल जाए अब। ओके, ग्राफ बनाया था आपने? नहीं बनाया था? ग्राफ बनाना चाहिए था इसके अंदर थोड़ा सा। सर ग्राफ ऑलरेडी बना हुआ था, एक्सप्लेन करना था। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। ऑलराइट, सो नाउ यू हैव दिस 3 पॉपुलेशन ओवर हियर। सो स्टेबलाइजिंग हम यहाँ पे देखते हैं, तो दैट मींस कि आपका एक मीडिएटर या आपका जो इंटरमीडिएट जो आपका पॉपुलेशन यहाँ पे होगा उसको हम यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट। सो स्टेबलाइजिंग के अंदर आपका जो मीन वैल्यू पे जो आपका पॉपुलेशन होता है या जो इंटरमीडिएट पॉपुलेशन आपके यहाँ पे होगा उसका नंबर आपको बढ़ते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे रैट है जिसका कोट है आपका मिक्स, लाइक इट इज अ इंटरमीडिएट कोट, तो उस हैबिटेट में अगर सारे के सारे मेरे रॉक्स अगर वहां पे इंटरमीडिएट कलर के होंगे तो इस रैट का पॉपुलेशन आपको बढ़ते हुए आपको वहां पे मिल जाएगा। सो दैट इज माय स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे डायरेक्शनल सिलेक्शन की, तो डायरेक्शनल में यहाँ पे क्या होता है कि आप एक सर्टेन ट्रेड को आप फॉलो कर रहे हो, एक सर्टेन ट्रेड की तरफ आपका सिलेक्शन होगा। मतलब इस पॉपुलेशन में आप देख पा रहे हो कि आपके जो डार्कर कलर के आपके रैट्स हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं। क्यों यहाँ पे सिलेक्ट किए जा रहे हैं? क्योंकि उनके आसपास जो रॉक्स है वो भी डार्कर कलर के, तो इसलिए उनको कोई देख नहीं पा रहा। सो अगर आपके हैबिटेट के अंदर यू हैव अ डार्कर कलर के रॉक्स, देन दिस पॉपुलेशन विल स्टार्ट thriving over there, will increasing over there, and that is my directional selection. So directional में याद रखना एक स्पेसिफिक ट्रेड की तरफ आपका सिलेक्शन हो रहा होगा। और डिस्ट्रप्टिव में क्या होता है, आपके दो एक्सट्रीम, लाइटर कलर एंड योर डार्कर कलर, दो आपके एक्सट्रीम जो पॉपुलेशन है वो आपकी वहां पे इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपके जो रॉकी हैबिटेट है वो आपका इस तरीके से बना हुआ है कि यू हैव अ ब्लैक रॉक, व्हाइट रॉक, ब्लैक रॉक, व्हाइट रॉक। तो आपका हैबिटेट इस तरीके से कि आपके जो एक्सट्रीम ट्रेड्स है दे आर एक्चुअली इंक्रीजिंग इन द पॉपुलेशन, और जो आपका इंटरमीडिएट आपका यहाँ पे वो आपके यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हो रहा। सो दैट बिकम्स माय डिस्ट्रप्टिव पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये आपको ग्राफ्स आपको हमेशा यहाँ पे याद रखना है, दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। अब ये ग्राफ्स को आगे देखने के पहले एक काम करो, मुझे यहाँ पे आप बता दो फटाफट से, अरे बहुत, हाँ मुझे बता दो आप इसका यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, फटाफट हैंड से इसका आंसर दे दो ताकि हम आगे बढ़ सके। आपके सामने यहाँ पे 3 ग्राफ लगा रखे हुए, ए बी एंड सी, ए बी सी, एंड बता दो इसके अंदर ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा, बताइए मुस्कान कुमारी, बोलिए। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे लग रहा है। शिवानी क्या लग रहा है आपको? शिवानी कुमारी सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी लग रहा है आपको। अच्छा शिवानी, बाय द वे आप लास्ट क्लास में थे क्या बायो की? यस सर। पक्का? अच्छा ठीक है, ऑलराइट। सो यस यू हैव योर ऑप्शन बी यहाँ पे, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिस्ट्रप्टिव। सो ये मेरे यहाँ पे स्टेबलाइजिंग है, यहाँ पे आप दिख रहा है यू आर गोइंग टू वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट्स माय डायरेक्शनल, और यहाँ पे आपको डिस्ट्रप्टिव आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन फेवर्स व्हाट, ए बी सी डी, इसको अनम्यूट करके वैसे ही बोल दो। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन किसको फेवर करता है? राइट, इंटरमीडिएट को आपका यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। Now let's discuss something in terms of your Hardy-Weinberg equilibrium. अब इसको लेके आपको आना चाहिए, इसके सवालों की प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। बीच में आई थिंक किसी ने ग्रुप में भी डाले थे कुछ सवाल, तो ऐसे क्वेश्चन आप करते रहना ताकि आपका हाथ बना रहे। क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, मेरे को पहले आपको ये बताना है कि जब भी आपको Hardy-Weinberg equilibrium की बात की जाए, तो पहले याद रखना, अगर आपको फाइंड करनी है एलिलिक फ्रीक्वेंसी, अगर आप फाइंड करना चाहते हो अपनी एलिलिक फ्रीक्वेंसी, तो उसका फॉर्मूला आपका हमेशा रहेगा सिंपल, P प्लस Q
इज इक्वल टू 1। ये होता है फॉर योर एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए। याद रखना P स्टैंड्स फॉर योर डोमिनेंट एलील, P स्टैंड करता है आपके डोमिनेंट एलील के लिए, Q स्टैंड करता है आपके यहाँ पे रिसेसिव एलील के लिए, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को लेके, इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माय जीनोटाइप frequency, if I have to talk about my genotype frequency, then that is going to be your P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. ये हम यूज करते हैं टू नो द जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी। अब आपको यहाँ पे सवाल का आंसर आपसे यहाँ पे निकल आएगा, बट उसके पहले सबके लिए बताना चाहूंगा। दीप्ति, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन है। राइट क्या लग रहा है प्रिंस इसका आंसर यहाँ पे? सर 2PQ होगा। यस सर। अभिषेक क्या कर रहे हो? सर वही होगा 2PQ। बेटा याद रखना सब लोग यहाँ पे कि जब आपके सामने फॉर्मूला आ रहा है तो आपको इन वैल्यूज के बारे में मालूम होना चाहिए। Q square stands for my homozygous recessive. Q square stands for my homozygous recessive. My P square stands for my homozygous dominant. और 2PQ will stand for my heterozygous. ये मेरा स्टैंड करेगा मेरा for my heterozygous। तो सवाल में आपसे ये पूछा गया, in the Hardy-Weinberg equation the frequency of heterozygous individual is represented by, तो बिल्कुल बेटा यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। ये नहीं भूलना बेटा आपको कभी भी, ठीक है। P square stands for my homozygous dominant, Q square stands for my homozygous recessive and 2PQ will always stand for my heterozygous condition। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखना ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं हम जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के लिए एंड एलिलिक फ्रीक्वेंसी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। जब भी आपके सामने न्यूमेरिकल आएगा आपको पहले अपना PNQ निकालना पड़ेगा। यू हैव टू टेक आउट योर PNQ, तब आप अपना आंसर वहां पे निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ यहाँ पे कि आपका हमारा ये जो फॉर्मूला है P प्लस Q P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे लगा रहा हूँ when I say this is your formula plus Q square is equal to 1, जब मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे मेरा यहाँ पे यूज करूंगा तो आप मुझे एक बात बताइए यहाँ पे कि आपके जो वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है, अगर आपका वैल्यू यहाँ पे 1 आ रहा है दैट मीन्स योर पॉपुलेशन इज इन योर हार्डी-वेंबर इक्विलिब्रियम। अगर आपका नंबर आपके यहाँ पे 1 आता है तो दैट मीन्स योर पॉपुलेशन इज इन योर हार्डी-वेंबर इक्विलिब्रियम में वो है, या फिर मैं कह सकता हूँ द पॉपुलेशन इज इन योर जेनेटिक इक्विलिब्रियम। आपकी पॉपुलेशन यहाँ पे आपकी जेनेटिक इक्विलिब्रियम में है। मुझे आप यहाँ पे ये बताइए वो कौन सी कंडीशंस होती है जिसके अंदर ये वैल्यू हमेशा यहाँ पे 1 रहेगा, कौन सी कंडीशन नेचर में फॉलो होनी चाहिए, एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन 1 ओवर देयर। सो अंडर व्हिच सेट्स ऑफ कंडीशन यू कैन ऑलवेज फाइंड द वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट इज गोइंग टू रिमेन द 1 ऑल द टाइम। बताइए पूजा क्या है वो कंडीशंस? सर नो नेचुरल सिलेक्शन, नो म्यूटेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, नो माइग्रेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, है ना? हाँ राइट सही है। यस सो विल हैव and they should have a random variant, बिल्कुल सही। So you should have a no natural selection over here, natural selection आपको यहाँ पे होना नहीं चाहिए। There should be no mutation, कोई mutation आपको यहाँ पे होते हुए आपको दिखना नहीं चाहिए। There should be no genetic drift, कोई genetic drift होते हुए यहाँ पे चाहिए नहीं, that's the other thing। There should be no migration, कोई ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई बाहर से population यहाँ पे आ रहा है या यहाँ से population बाहर जा रहा है, ऐसा भी आपका होना नहीं चाहिए। There should be no recombination. There should be no genetic recombination. And then you will have, there should always going to be a random mating. हमेशा आपके यहाँ पे random mating आपके यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। So these are the things you have to know. अगर आपकी ये चीजें फॉलो की जा रही है पॉपुलेशन के अंदर, then the value will always remain 1. But nature में क्या ऐसा होता है हमेशा? नो सर। नहीं होता। Don't find that happening in nature because you cannot actually follow all this rule in nature। ना नहीं हो सकता। नेचर में, इकोसिस्टम में, एक हैबिटेट में हमेशा नेचुरल सिलेक्शन आपको ऑपरेट करेगा, म्यूटेशन ऑपरेट करेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये आपको फैक्टर्स आपको याद रखने, दीज आर द फैक्टर्स व्हिच कंट्रोल्स योर हार्डी-वेंबर इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर बेस काफी ज्यादा सवाल आते हैं। सो यू शुड नो ऑल दिस पॉइंट्स इन दिस। In random mating population in the equilibrium, which of the following brings about a change in the genetic gene frequency in a non-directional manner? इनमें से कौन आपका non-directional manner में आपका जीन के फ्रीक्वेंसी को आपका यहाँ पे चेंज कर सकता है? तो जब भी हम बात करें something which is directionless,
जब भी बोलिए डिम्पल, क्या होगा इसका आंसर? अरे डिम्पल कभी ट्राई करो अनम्यूट करके बोलने का कभी तो। सर वो बी बोल रही है। हमेशा फ्रेंड्स को बताना पड़ता है, राइट? सो व्हेनेवर यू हैव समथिंग व्हिच विल बी डायरेक्शनलेस, जब भी आपको कोई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ अ डायरेक्शनलेस इवेंट, सो नॉन डायरेक्शनल मैनर में जो आपका चेंज होता है दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द म्यूटेशन। सो म्यूटेशन आपका हमेशा रहेगा नॉन डायरेक्शनल, ये आपका नॉन डायरेक्शनल रैंडम इवेंट होता है, और इसके जैसे अगर आपको कोई चेंज आ रहा है फ्रीक्वेंसी के अंदर, सो दैट इज गोइंग टू बी योर म्यूटेशन। सो म्यूटेशन बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर, ठीक है? ये सवाल बड़ा आसान सा है आपके लिए, बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए यहाँ पे। सो यू हैव अ जीन, एक काम करते हैं, ये सवाल को नहीं करते, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, पहले हम ये क्वेश्चन को करते हैं। सो यू हैव दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ये सवाल को आप कर सकते हो, इस सवाल को हमने पहले भी किया था। मैं एक क्वेश्चन कराना इसलिए चाहता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन करना कैसा है, राइट? सो यू हैव अ पॉपुलेशन ऑफ अ कैट, इधर ब्लैक और व्हाइट। ब्लैक के लिए आपका यहाँ पे है कैपिटल बी which is going to show a complete dominance. So capital B is going to show the dominance and that is going to give me the black color. इससे मेरा आएगा यहाँ पे black color, मेरे cat का यहाँ पे आ जाएगा, right? Over the white allele. White allele के लिए आपके यहाँ पे है small b. So small b is going to give you the white coloration. Small b आप मुझे यहाँ पे देगा आपका white coloration. Given that a population of cat is around 1000 cat है हमारे पास यहाँ पे, 840 मेरे पास है वहाँ पे black और 160 मेरे पास है वहाँ पे white. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखो कि आपकी जो पॉपुलेशन आपको यहाँ पे मिल रही है, द पॉपुलेशन यू आर फाइंडिंग ओवर हियर, यू हैव 1000 कैट्स, 1000 कैट्स में से 840 आपकी वहां पे है ब्लैक और 160 मेरी वहां पे है, दे आर गोइंग टू बी माय वाइट। अब जो लोग यहाँ पे जिनको ये एकदम से याद नहीं आ रहा अभी, ये हमने पहले भी किया था, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले आपको याद रखना है कि आपको पहले निकालना पड़ेगा अपना वैल्यू ऑफ पी एन क्यू। आपको का पी एन क्यू का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ पी, यू हैव टू नो द वैल्यू ऑफ योर क्यू। अब याद रखना क्यू जो आपका होता है दैट इज माय होमोजाइगस, इट इज गोइंग टू बी फॉर माय रिसेसिव एलील, पी इज फॉर माय डोमिनेंट एलील। तो अब आप मुझे आप एक चीज यहाँ पे आप बताओ कि अगर आपके पास एक ब्लैक कलर की कैट है तो ब्लैक कलर की कैट का जीनोटाइप कुछ भी हो सकता है, इधर इट कैन बी कैपिटल बी और इट कैन बी कैपिटल बी स्मॉल बी। तो मैं ब्लैक कलर की कैट को देख के कभी ये नहीं बोल सकता कि अरे ये तो होमोजाइगस डोमिनेंट है या मेरी वो है वहां पे हेट्रोजाइगस, आई कैन नॉट से दैट, मैं कभी नहीं कह सकता। बट जब मैं व्हाइट कलर की कैट देखता हूं तो मैं 100% कह सकता हूं कि इसके पास तो मेरा होगा स्मॉल बी। आई कैन क्लियरली से दैट द कैट विल हैव स्मॉल बी एज अ जीनोटाइप। तो आपको याद रखना है कि जब भी आपके सामने सवाल आए यू ट्राई टू लुक फॉर अ पॉपुलेशन जो रिसेसिव पॉपुलेशन है। यहाँ पे रिसेसिव पॉपुलेशन आपकी जो है यहाँ पे दैट गोइंग टू बी योर 160 व्हाइट कैट्स, 160 आपके पास यहाँ पे व्हाइट कैट है। तो अब आपको यहाँ पे निकालना है अपना क्यू का वैल्यू। आप कैसे निकालोगे? यू विल टेक द वैल्यू ऑफ योर 160, अरे रुक जाओ अभिषेक, सब क्लियर करते हैं। विल टेक द वैल्यू ऑफ योर 160 यहाँ पे एंड 160 को आप यहाँ पे डिवाइड करोगे पहले तो विद योर टोटल नंबर ऑफ कैट्स के साथ। टोटल नंबर यहाँ पे 1000 है, so that will give me a value of my 0.16. So 0.16 जो मुझे यहाँ पे मिला, ये मुझे यहाँ पे मिला मेरे यहाँ पे क्यू स्क्वायर, ये मुझे मिला यहाँ पे क्यू स्क्वायर, लेकिन मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ क्यू। सो व्हाट आई विल डू द अंडर रूट ऑफ माय 0.16। तो जब मैं अंडर रूट ऑफ 0.16 यहाँ पे करूंगा सो मेरा यहाँ पे वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 0.4। 0.4 जो मुझे यहाँ पे मेरा यहाँ पे वैल्यू मिल रहा है, दिस over here becomes the value of your Q. This becomes the value of your Q. So Q, तो मेरा by default P मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0.6 और आपने 0.6 इसलिए बोला क्योंकि आपको रूल मालूम है इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी का। द रूल इज गोइंग टू बी सिंपल, P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो P प्लस Q इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर आपका Q अगर आपके यहाँ पे 0.4 आ रहा है देन यू विल नो दैट माय P इज गोइंग टू बी योर 0.6। एक बार ये आपको मिल गया, अब आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना फॉर्मूला लगाना है। नाउ यू सिंपली हैव टू ऐड योर फॉर्मूला। आपका फॉर्मूला वही था यहाँ पे, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये था आपका यहाँ पे फॉर्मूला। तो चलिए अब यहाँ पे फॉर्मूला आके देख लेते हैं। सो p स्क्वायर के अंदर आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो p स्क्वायर इज गोइंग टू हैव योर 0.6 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 प्लस 0.4 होल स्क्वायर। जब आप यहाँ पे करोगे तो इसका आंसर यहाँ पे आपका आएगा 0.36 प्लस क्या आएगा 2pq का आंसर यहाँ पे
0.24 0.24 0.24 क्यों आएगा? क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? 2 into 0.6 into 0.4 आएगा, 0.48 आपका यहाँ पे आएगा। 0.48 ही आएगा। सर 0.48 आएगा। वही, एंड देन यू हैव अ 0.4 का जब आप यहाँ पे करोगे तो 0.16 ये आपका यहाँ पे आएगा, और जब इसका आप टोटल करोगे द वैल्यू इज गोइंग टू रिमेन द 1 ओवर हियर। तो इस तरीके से आपको अपने वैल्यूज आपको मिल गए। सो दे विल आस्क यू व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ माय homozygous dominant, that is the frequency for my homozygous dominant, this is the frequency for my homozygous recessive, and this is the frequency for my heterozygous। तो जितनी भी आपके पास बिल्लियां हैं ना, heterozygous वाली ज्यादा है, समझ आ रहा है मुझे यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आपको याद रखना है, यू हैव टू लुक फॉर द वो पॉपुलेशन जिसके अंदर आपको रिसेसिव ट्रेट के बारे में बात की जा रही है, उस पॉपुलेशन को वहां पे ढूंढो, उसको डिवाइड करो टोटल नंबर के साथ, एंड देन फिर अपनी कहानी वहां पे आगे बढ़ाओ। एक बार आपको पहले आपको ढूंढना यही है, यू हैव टू फाइंड द PNQ। एक बार आपको PNQ मिल गया, बेसिकली आप स्टार्ट करोगे Q ढूंढने से। एक बार आपको Q मिल गया, P तो आपको वैसे मिल जाएगा। और Q ढूंढने के लिए यू हैव टू लुक फॉर द रिसेसिव पॉपुलेशन। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ये हम सवाल पहले कर चुके हैं, मैं बस आपको करके वापस दिखा रहा हूँ सो दैट यू कैन रिकॉल एवरीथिंग व्हिच इज बीन हैपनिंग इन द पास्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे हुगो दे वेरिस के काम के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बिफोर दैट लेट्स हैव अ रिवीजन ऑफ दैट। तो म्यूटेशन थ्योरी की हम यहाँ पे बात करते हैं। हुगो दे वेरिस ने यहाँ पे कहा था कि आपका म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर द इवोल्यूशन। उनका ये कहना था कि म्यूटेशन की वजह से आपका स्पीसिएशन होता है, म्यूटेशन की वजह से आपके यहाँ पे नई स्पीशीज आपके यहाँ पे फॉर्म होती है। ठीक है, सो म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर माय इवोल्यूशन, दैट इज व्हाट माय हुगो दे वेरिस सेड। इन्होंने ये बात कही थी, ही सेड दिस थिंग इन वन ऑफ द लाइक, एक इन्होंने स्टडी किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किया था इवनिंग प्राइमरोज के अंदर। इवनिंग प्राइमरोज को जब ये स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि सडनली एक नई स्पीशीज वहां पे बन गई थी। वो एक्चुअली में नई स्पीशीज नहीं थी, वो एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था वहां पे। ठीक है, सो दैट इज समथिंग हुगो दे वेरिस एक्चुअली सॉ that a new species was formed suddenly and that was actually not a new species, it was a chromosomal disorder। लेकिन उनको ऐसा लगा था कि म्यूटेशन की वजह से आपका नया स्पीशीज बन जाता है। ठीक है, उनका ये कहना था कि म्यूटेशन इज अ रीजन फॉर द इवोल्यूशन, और ये एक सडन इवेंट है और ये एक डायरेक्शनलेस इवेंट है। तो हुगो दे वेरिस का ये कहना था कि म्यूटेशन इज अ सडन इवेंट, इट इज अ डायरेक्शनलेस इवेंट, लेकिन ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है। यू नो दैट इज नॉट एक्चुअली ट्रू। इवोल्यूशन ही सही मायने में रीजन होता है आपके यहाँ पे, लाइक जिसके थ्रू आपके यहाँ पे स्पीसिएशन हो सकता है, नई स्पीशीज आपकी बन सकती है, नॉट बाय म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हम क्यों म्यूटेशन को कंसिडर नहीं करते? लेट्स सी दैट। म्यूटेशन आपका यहाँ पे होता है रेयर, म्यूटेशन आपका रहेगा यहाँ पे रेयर। म्यूटेशन आपका जनरली आपका होता है हार्मफुल, राइट? एंड म्यूटेशन इज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी रिसेसिव। म्यूटेशन आपका लाइक रेयर होता है होना, या आपका हार्मफुल होता है जनरली, और वो आपका हमेशा रिसेसिव होगा। एंड दैट इज व्हाई म्यूटेशन कैन नॉट बी अ रीजन फॉर माय इवोल्यूशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। और जो उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज में जो उन्होंने देखा था होते हुए, दैट वाज एक्चुअली सम काइंड ऑफ माय क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, या क्रोमोसोम का नंबर वहां पे डिफरेंट था, इसलिए वो प्लांट वहां पे उन्हें वहां पे अलग दिख रहा था। तो याद रखना, दैट इज व्हाट माय हुगो दे वेरिस सेड। सो इन्होंने बोला था सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, और उसके लिए उन्होंने वहां पे एक टर्म यूज किया था, दैट्स माय सॉल्टेशन। उसके लिए उन्होंने वहां पे एक टर्म यूज किया था, दैट्स माय सॉल्टेशन। सो सॉल्टेशन वाज नथिंग बट माय सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, that is was my single step large mutation. So mutation is a sudden random discontinuous heritable change independent of the environment of in the genetic makeup of the individual, right? The term mutation was coined by Hugo de Veris, and Hugo de Veris observed that the phenomena is in the evening primrose Oniothera lamarckiana के अंदर उन्होंने ये होते हुए देखा था। That is something you observed. इतनी बातें आपको याद रखनी है, इतनी चीज अगर आप यहाँ पे याद रख सकते हो, that's going to be enough for you, right? आप याद रखना कि एक्चुअली इवोल्यूशन जो आपका होता है दैट इज इन अ ट्रू सेंस, उसकी वजह से आपका नया स्पीशीज आपका बनता है। सो इवोल्यूशन इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन फॉर अ नंबर ऑफ जनरेशन, दैट इज इवोल्यूशन। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इवोल्यूशन आपका स्लो होता है, ग्रेजुअल होता है, अनलाइक म्यूटेशन। म्यूटेशन एकदम से होगा, सडनली होगा और रैंडमली होगा, एंड इट विल बी नॉन डायरेक्शनल। आपका इवोल्यूशन आपका डायरेक्शनल होता है। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? दीज आर द थिंग्स यू कैन ऑलवेज रिमेंबर ऑल द टाइम, यू कैन जस्ट गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, नाउ यू कैन लुक एट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन ट्राई टू आंसर देम। सो यहाँ पे जब आप देखते हो यहाँ पे हुगो दे वेरिस गिव द म्यूटेशन थ्योरी, कौन से प्लांट को देख के, तो आप वैसे अनम्यूटेड बोल दो, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी। और नेथानियल लामार्कियाना। सर ऑप्शन सी। राइट, ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर।
अच्छा, ये जो ऑप्शन बी है मेरा यहाँ पे, इसके ऊपर कौन से साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा स्टडी किया था? मॉर्गन। T.H. Morgan. टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन, टीएच मॉर्गन बोलो, टीएच मॉर्गन। ऐसा नहीं कि पड़ोसी था आपका मॉर्गन। So टीएच मॉर्गन एक्चुअली डिड डिटेल स्टडीज ओवर देयर, राइट? ठीक है, वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हु द वेरीज आर। टेक योर टाइम एंड देन रेज योर हैंड। बताइए बताइए शगुन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. कशिश शर्मा, क्या लग रहा है? Sir, option C. एंड प्रियांशी? Sir, option C. राइट, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। सो म्यूटेशन हमेशा आपके यहाँ पे रहता है आपका रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, ठीक है? अकॉर्डिंग टू हु द वेरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज व्हाट? ABCD। बताइए बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। राइट, सो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, दैट इज गोइंग टू बी सॉल्टेशन। ये वाला क्वेश्चन कोई मुझे बताया हैंड रेज करके, ये दूसरे कॉन्सेप्ट का है। बताइए जितेंद्र चौधरी, क्या होगा इसका आंसर? ओके, बोलिए तमन्ना, क्या लग रहा है? सर ऑप्शन डी। प्रिंस, क्या लग रहा है आपको? सर ऑप्शन डी। एंड समवन न्यू, दीप्ति? सर ऑप्शन डी। Right. So Lamarckism was wrong in terms of inheritance of acquired character. So basically हमने यहाँ पे ये बात करें कि लेमार्क ने क्या बोला था कि अगर आप, उसने कई सारी थ्योरीज दी थी, उसने दो थ्योरी आपको यहाँ पे याद रखनी है। एक तो आपकी थी वहां पे यूज डिसयूज थ्योरी। लेमार्क की एक जो थ्योरी थी आपके वहां पे, दैट वाज योर यूज डिसयूज थ्योरी, राइट? उसको हम आगे वापस एक बार फिर देखते हैं। और एक थ्योरी थी उनके यहाँ पे, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क का ये कहना था कि अगर कोई एनिमल कोई चीज एक्वायर्ड कर रहा है अपने एनवायरमेंट के अंदर, अगर कोई एनिमल अपने एनवायरमेंट के अंदर रह के कोई चीज सीख रहा है, कोई चीज गेन कर रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है, तो वो ट्रेट अपने आप उसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा। फिजिकल हो, बिहेवियरल ट्रेट हो, वो ट्रेट अपने आप अगले ऑफस्प्रिंग के अंदर वो चला जाएगा। दैट इज समथिंग लेमार्क सेड। और ये चीज को डिस्प्रूव किया था आपका वाइसमैन ने। तो वाइसमैन ने क्या किया था, अपने कई सारे रैट्स लिए थे, उनकी टेल कट की थी और उनको फिर कई जनरेशन तक उसने ऑब्जर्व किया था। और जब भी कोई नया जनरेशन आता था, जब भी कोई नए बच्चे होते थे रैट के, उनके वो टेल कट करता था। देन वापस ऑब्जर्व करता था कि इनके जो बच्चे होंगे उनमें वो टेल कट हो रही है नहीं हो रही अपने आप। ही डिड दैट फॉर 19 जनरेशन एंड देन ही कंक्लूडेड कि हाँ, आपका जो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस कैरेक्टर वाली जो आपकी थ्योरी है वो आपकी बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सो दैट इज समथिंग डन बाय माय वाइसमैन, ठीक है? सो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय माय लेमार्क। सो ये हमें अब यहाँ पे याद रखना, दैट वाज ऑलवेज गिवन बाय माय लेमार्क। चलो चलो चलो, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। So use disuse theory आपको यहाँ पे, so that is your Lamarck and he also gave us few theories way before the theories of your Charles Darwin. So use disuse theory, example याद रखना, जिराफ वाला। जिराफ अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें वहां पे पेड़ के तरफ जाना था, they have to grab the leaves from the tree, तो इसलिए उनका वहां पे नेक स्ट्रेच होता था। और उसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ कि जिराफ की नेक वहां पे उनकी लंबी हो गई। सो जिराफ की नेक उस चीज की वजह से आपके यहाँ पे काफी एक्सटेंड हो गई थी। सो ऑर्गन्स यूज्ड एक्सटेंसिवली, दैट विल ग्रो। और देखो इसमें ये मानना था, एक तो मैंने जिराफ का एग्जांपल आपको दिया, एक एग्जांपल यहाँ पे इवन आपका आता है आपके बैट्स का, जो आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा। सो बैट्स का भी यहाँ पे एग्जाम्पल, बैट्स का और उनकी आइज का, आई साइट का। बेसिकली ये कहना था लेमार्क का, क्योंकि बैट केव में रहते हैं और केव में अंधेरा होता है, केव में इट्स लाइक कंप्लीट डार्कनेस आपके यहाँ पे रहती है। सो बिकॉज ऑफ दैट इनकी आई साइट रिग्रेस हो चुकी है, इनका जो सेंस ऑफ विजन है इनका काफी कम हो चुका है, ये लेमार्क का कहना था। और उसकी बात मतलब ये तो सही थी कि उनका सेंस ऑफ विजन नहीं होता। मतलब बैट को अगर आप देखो बैट को घूमते हुए, लाइक दौड़ते हुए अगर आप देखो उसे वहां पे, तो वो अपना इकोलोकेशन यूज करता है। ये बात आपने बच्चों ने पढ़ी होगी, दे यूज इकोलोकेशन। इकोलोकेशन में वो क्या करता है, वो एक आवाज निकालता है और आवाज जब जाके टकराती किसी ऑब्जेक्ट से, तो उसे पता चलता है कि सामने एक ऑब्जेक्ट है, तो इस हिसाब से वो अपने आप को लाइक मूव कर पाता है बैट। दे डोंट हैव वेरी गुड आई साइट, उनकी आई साइट बहुत बढ़िया नहीं होती, दे हैव अ पुअर आई साइट, ठीक है? तो यही कहना था लेमार्क का कि इन्होंने क्योंकि अपना केव में रहते थे, इनकी आई साइट का इस्तेमाल ज्यादा हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ दैट दे हैव अ पुअर आई साइट। सिमिलरली उसने एग्जाम्पल दिया था स्नेक्स का। लेमार्क का ये कहना था कि अगर स्नेक्स के हम देखें, उन्होंने उनके लिम्स को यूज नहीं किया, उनके पास पैर थे पहले, उनके पास लिम्स थे, बट दे डिडंट यूज द लिम्स, और इसलिए वो चले गए वहां से, दे गॉट extinct, limbs got extinct.
So that is what Lamarck said, but again something which is not very true. तो ये हमने यहाँ पे देख लिया. So these are the features. हाँ जी प्रिंस बताइए क्या सवाल आपका, बोलिए. सर आई साइट में आउल का क्या होगा? आउल का तो होता है बढ़िया, आउल का तो बहुत बढ़िया आई साइट होता है. आउल इज अ वेरी गुड तो आई सर साइट. वो शुरू से है या फिर इवॉल्व हुआ है? ना स्टार्टिंग से. नॉक्टर्नल बर्ड्स ऑलवेज हैव अ वेरी गुड आई साइट. जैसे आउल आपका हो गया, फिर एक बर्ड होता है नाइट जार करके एक बर्ड होता है. सो नॉक्टर्नल बर्ड्स के आई साइट हमेशा से पहले से ही अच्छे थे. तो दे वर बिल्ड टू हंट इन द नाइट. एंड नॉक्टर्नल बर्ड्स और एनिमल्स क्या होता है, वो एक्टिव भी नाइट में ही होते हैं. यू डोंट फाइंड देम वेरी एक्टिव इन द डे टाइम. दे आर ऑलवेज एक्टिव इन द नाइट टाइम टू लुक एंड हंट. सो उनका पहले से ही था. दे डोंट हैव एनी कंसर्न विद आई साइट. ठीक है. So now you have your, these are the silent features of your Lamarck theory. Use this की जो features है वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं. सिंपल थ्योरी है, आप एक बार पढ़ सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो. ये है आपका वाइजमैन वाला एक्सपेरिमेंट, थ्योरी ऑफ जर्मप्लाज्म. डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस. कट किया था इन्होंने यहाँ सारी चीजों को, टेल को कट किया था और उसने ऑब्जर्व किया था 19 जनरेशन तक. तब उसको कॉन्फिडेंस आया कि नहीं जो वो कह रहा है वो गलत हो रहा है. सो दैट इज समथिंग यू शुड नो. डार्विनिज्म हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं, सो आई वोंट बी रिपीटिंग दिस थिंग्स टू यू अगेन, राइट. डार्विन ने एक बुक से वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे, टीएच मार्थस की बुक से वो इन्फ्लुएंस हुए थे, जहाँ पे वो लोग पॉपुलेशन की बात कर रहे थे. ही वाज डिस्कसिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द पॉपुलेशन. उनका ये कहना था टीएच मार्थस का कि पॉपुलेशन इंक्रीजेस जियोमेट्रिकली एंड द फूड सोर्स इंक्रीजेस अरिथमेटिकली. सो पॉपुलेशन तो बहुत जल्दी आपका बढ़ता है, लेकिन फूड सोर्स आपका इतना तेजी से आपके यहाँ पे नहीं बढ़ता, राइट. बट you know that the population अगर आपका बढ़ भी रहा है तभी वो कंट्रोल में रहता है, बिकॉज नेचर में यू हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेस. यू ऑलवेज हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन द नेचर, और उसकी वजह से आपका पॉपुलेशन हमेशा वहां पे आपका कंट्रोल में रहेगा. इट वोंट गो बियॉन्ड सर्टेन लेवल. ठीक है. तो ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी. समथिंग यू कैन हैव अ लुक एट दैट फ्रॉम योरसेल्फ. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वापस से हमारे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में. वेरिएशन याद रखना. व्हाट इज योर वेरिएशन? याद रखना. व्हाट इज माय सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. कंपटीशन चाहिए होता है एंड more progeny than they can survive. So these all things we have already discussed, right? Evolution is a gradual rather than a sudden biological event. It's a small gradual process, slow gradual process. ठीक है. ये है आपकी कहानी इंडस्ट्रियल मौत की. So इंडस्ट्रियल मौत की कहानी भी is an example of my natural selection. ये बच्चे कई बार भूल जाते हैं, but याद रखना this is also example of my natural selection. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर. ठीक है. बताइए, हैंड रेज करिए, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा. सिंपल सा सवाल है आपका यहाँ पे. सो बिस्टन ब्यूटिलुरिया इज अ स्टोरी ऑफ माय इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म. आई होप ये कहानी आपको याद रहेगी. कहानी आपको हमेशा याद होनी चाहिए. बिना स्टोरी याद करे फिर आपको कुछ याद नहीं रहेगा. बताइए मुस्कान कुमारी क्या होगा इसका आंसर. सर डी. ऑप्शन डी आप यहाँ पे कह रहे हो. प्रियांशी क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी. Right, natural selection whereby darker forms were selected. So natural selection whereby darker forms were getting selected यहाँ पे. So after the industrialization, आपके darker forms यहाँ पे select किए जा रहे थे because उस environment के अंदर उनको यहाँ पे advantage मिल जाता. उनके color को उस environment के अंदर advantage मिल जाता क्योंकि सारे trees आपके black हो चुके थे. So darker मौत को कोई देख नहीं पा रहा था and that is why they were getting selected over there. So yes, this is also example of my natural selection. और वेरिएशन आपको यहाँ पे भी दिख रहा था 2 ट्रेड्स का. हाँ, अब ये वाली कहानी आपको बहुत क्लियरली याद रखनी है. होमोलॉजी एनालॉजी शुड बी वेरी 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 क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सो होमोलॉजी डज नॉट रेफर टू. देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है. होमोलॉजी किसको रेफर नहीं करती? जितेंद्र चौधरी बताइए क्या होगा इसका आंसर. सर डी. अच्छा बेटा, आपका नाम क्या है वैसे? सर शिवानी. शिवानी कह रहे हो, ठीक है. और आप यहाँ पे आंसर मुझे बता रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन डी बता रहे हो आप. अच्छा, काफी लोगों ने एंडर्स कर दिया यहाँ पे. तो बताइए सलम कुमारी क्या लग रहा है? सर ऑप्शन बी. हिम्मत सिंह. सर सी. एंड मुस्कान. राइट बेटा, याद रखना पूछा गया होमोलॉजी किसको रेफर नहीं करता. होमोलॉजी के अंदर आपको कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा. देखो होमोलॉजी में आपको याद रखना है यू विल हैव अ कॉमन एंसेस्टर. मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, जब भी आप होमोलॉजी की बात करते हो, एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो ना. वी कैन सी द एग्जांपल ओवर हियर, राइट. सबसे सिंपल एग्जांपल जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, दैट वाज एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, जहाँ पे यू हैव
कॉमन स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। स्ट्रक्चर यहाँ पे इनका कॉमन रहेगा, एनाटॉमिकली इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका कॉमन रहेगा, बट दे विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। हमारे 4 लिम्स का काम होता है लिफ्ट करना, यहाँ पे जो 4 लिम्ब होंगे व्हेल के उनका काम होगा स्विम करना, जो कैट के 4 लिम्ब है वो करेंगे यहाँ पे भागने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो बैट के 4 लिम्ब होंगे उनकी वजह से वहां पे वो उड़ पाएगा। सो यू विल हैव कॉमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट यू विल हैव अ डिफरेंट फंक्शन। ये बात आप लोग अभी भी इसमें गड़बड़ कर रहे हो, सो लेट मी जस्ट मेक दिस थिंग वेरी क्लियर टू यू। जब भी आप होमोलॉजी की बात करते हो, व्हेनेवर यू डिस्कस द होमोलॉजी, you will have common anatomical structure. So you'll have a common structure and you will have a different function. Common structure and you will have a different function. Different function. ठीक है, so common structure and you have a different function. This is a story for my homology. ये मेरी हमेशा खान रहेगी मेरे होमोलॉजी की। होमोलॉजी में आपको एक बात हमेशा यहाँ पे याद रखनी है, दैट यहाँ पे आपको मिलेंगे आपके कॉमन एंसेस्टर्स। यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे कॉमन एंसेस्टर्स के बारे में। देयर शुड बी सम काइंड ऑफ कॉमन एंसेस्टर, और उनमें से ही आपको अलग अलग आपको स्पीशीज वहां पे बन के आपको निकलते हुए आपको मिल जाती है। सो होमोलॉजी इज ऑलवेज गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। होमोलॉजी के अंदर आपको हमेशा मिलता है आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। एक कॉमन एंसेस्टर में से आपको अलग अलग पॉपुलेशन आपको बन के मिल रही है, एक कॉमन एंसेस्टर में से अलग अलग पॉपुलेशन आपको मिल रही है, दैट इज माय डाइवर्जेंट। डाइवर्ज हो रहा है ना यहाँ पे वो, सो दैट इज माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। सो होमोलॉजी के साथ हमेशा आपका यहाँ पे अगर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन आपका आना चाहिए, नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट टर्म के साथ आपका यहाँ पे आएगा एनालॉजी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? बारिश No, चल sir. रही है। नो सर, अगर मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है तो बीच में हो रही है। बीच बीच में हो रही है। ओके, अच्छा बता दिया तुम लोगों ने। अगर हद से ज्यादा अगर वॉइस ब्रेक हो, सर स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको। दीप्ति आपकी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। आई थिंक मेरे इंटरनेट का इशू है शायद से। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, समटाइम इट हैपेंस, ओकेजनली कभी कभी ये हो सकता है। अभी मेरी आवाज आ रही है क्लियरली आपको? यस सर। यस सर। तो एनालॉजी के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे हमेशा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। सो दिस विल हैव द स्टोरी ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपको मिलता है एनालॉजी के अंदर। पहले हम काम करते हैं, हम एग्जांपल्स को यहाँ पे सीखते हैं। सो व्हिच आर द फॉलोइंग आर द होमोलोगस ऑर्गन, इनमें से कौन सा आपका यहाँ पे होगा आपका होमोलोगस ऑर्गन? यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। बताओ प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? आगे सर ए। सर ए Hands of- ऑप्शन। Right, सर ऑप्शन ए। हाँ जी, राइट, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। हैंड्स ऑफ मैन एंड अ विंग ऑफ अ बैट, दिस इज एग्जांपल ऑफ माय होमोलॉजी। अब होमोलॉजी के और भी कई सारे एग्जांपल अपने यहाँ पढ़े थे, एक तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। वन मोर एग्जांपल ओवर देयर ऑफ होमोलॉजी इज गोइंग टू बी योर, यू विल हैव, क्या हो सकता है अगर एग्जांपल मेरे यहाँ पे? ब्रेन। ठीक है, एक तो ब्रेन वाला एग्जांपल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्रेन का क्या? सर हर्ट। सर Brain ह्यूमन हो का ब्रेन गया। अलग होगा। राइट, ब्रेन हो गया आपका, हार्ट हो गया। सो ब्रेन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, सो ब्रेन इन डिफरेंट वर्टिब्रास, यू हैव डिफरेंट वर्टिब्रेटा, उनके अंदर आपके जो ब्रेन यहाँ पे जाएंगे, दैट इज गोइंग टू बी वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी। ठीक है, फिर आपको याद है हमने कुछ और भी पढ़ा था यहाँ पे, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट के अंदर। बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा। एंड कुकुरबिटा। हाँ, तो उसमें क्या था? बोगनविलिया में क्या था? टेंडेड। उसमें थॉर्न था। कौन था या क्या था, याद करो। सर थॉर्न। सर थॉर्न था। ठीक है, बोगनविलिया के अंदर आपके यहाँ पे थॉर्न था, राइट। एंड व्हाट वाज द इन द कुकुरबिटा के अंदर? टेंड्रिल। टेंड्रिल सर। अब ये बताओ ये कैसे बनता है मेरा यहाँ पे आपका एग्जाम्पल ऑफ योर होमोलॉजी? चलो ये तो आपने बताया कि होमोलॉजी का एग्जाम्पल मेरा यहाँ पे है, ये बात आपके यहाँ पे सही है। हाउ डज दैट बिकम एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉजी? स्टेम मॉडिफिकेशन होता है सर। राइट, यहाँ पे स्टेम मॉडिफिकेशन आपका मिल जाए, बिल्कुल सही। यू हैव अ स्टेम मॉडिफिकेशन। सो एक जगह पे आपका लाइक यू हैव बोथ ऑफ देम विल हैव अ स्टेम। एक जगह पे आपकी स्टेम बन रही है आपके पे थॉर्न व्हिच विल हैव अ रोल ऑफ अ प्रोटेक्शन, और एक जगह पे आपकी जो स्टेम है बन रही है आपके पे टेंड्रिल व्हिच विल हेल्प टू ग्रो द लीफ और ग्रो द प्लांट टू अदर एरिया और टू एक्सपांड और टू ग्रो इन अ सर्टेन एरिया। तो दैट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय होमोलॉजी। तो याद रखना यू हैव अ स्टेम मॉडिफिकेशन यहाँ पे आपका हो रहा है, दोनों में आपको स्टेम मिल रही है। सो कॉमन स्ट्रक्चर बट दे हैव अ डिफरेंट फंक्शन, both of them have got modified to form a different function. So that was also my one of the example in this. ठीक है, अब इसका आंसर बता दो जल्दी, फटाफट इन क्वेश्चंस को करते हैं और आगे बढ़ते हैं, because we have to be very clear with all these concepts. Analogous structure are going to be what? Analogous में याद रखना
you have a same function but different structure. याद रखना, फंक्शन यहाँ पे आपका सेम आएगा बट स्ट्रक्चर आपके यहाँ पे डिफरेंट आएंगे. अगर आपको मैं एग्जांपल यहाँ पे याद दिलाऊं तो एग्जांपल आपके यहाँ पे आ सकता है द बटरफ्लाई का विंग एंड योर बर्ड. सो बर्ड और बटरफ्लाई के अंदर you will have your, if you talk about the sense of flight, so if I talk about their wings की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, so they will have a very different structure. एक बटरफ्लाई का विंग बहुत अलग होगा, बर्ड का विंग बड़ा अलग होगा, but they will have a common function. The function is going to be your sense of flight. So अब इसका आंसर बताइए आप लोग मुझे यहाँ पे. तमन्ना क्या होगा इसका आंसर? वो तो आपने बता दिया सर ऑप्शन सी. Option C. And then I want people to give me a correct answer. Right. So they will have different in origin but similar in function. So this over there becomes my correct answer. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. इसी तरीके से you can also have an example of your eye of an octopus and human eye. Eye of octopus and your human eye. तो ये भी मेरा यहाँ पे एक अच्छा एग्जाम्पल मेरा बन जाता है यहाँ पे एनालॉजी का. Both of them will have a completely different structure, right? But they will have a common function. और याद रखना जब भी आप एनालॉगस ऑर्गन या स्ट्रक्चर की बात करते हो, it gives you the example of my convergent evolution. यहाँ पे आपका convergent evolution की आप यहाँ पे बात करोगे, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे अलग है. Both of them do not even have a common ancestor. याद रखना एनालॉगस के अंदर common ancestor आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा. Even though कोई common ancestor नहीं है, दोनों के जो फंक्शन है यहाँ पे सेम आ रहे हैं. So इसलिए हम इसे बोलते हैं यहाँ पे convergent evolution. So convergent में याद रखना you have two different ancestors but they have evolved in such a way that they have a common function. So उसे हम बोलते हैं यहाँ पे the convergent evolution. Adaptive radiation refers to what? Adaptive radiation refers to what? एक काम करते हैं, पहले हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे अडैप्टिव रेडिएशन के. पहले हम इसको आगे बढ़ते हैं. लेट्स मी शो यू द एग्जांपल्स, फिर आपको याद आएगा. तो ये हमने यहाँ पे ये सब तो हमने यहाँ पे देख लिया. इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. दीस आर ऑल माय होमोलॉजी के एग्जांपल. पढ़ के आना इनसाइड सही तरीके से. थॉर्न्स, टेंड्रिल्स, दीस आर ऑल एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी, राइट? एनालॉजी का एक और आपका एग्जांपल था आपका स्वीट पोटैटो, अगर आपको याद होगा तो. यस सर. हाँ, सो उसका भी एग्जांपल हमें मिलेगा वहां पे एनालॉजी के अंदर. So you have this penguin and dolphin flippers. Penguin and dolphin दोनों के पास flipper है, different structure but same function. Function is going to be swimming करना. So that is also example of my analogy का example. They all come under the analogy and convergent evolution. ये आपने dolphin भी दिखा दिया आपको यहाँ पे, ये देखो. So this is again your unrelated ancestor है आपका यहाँ पे, right? And they have a common function. That's my convergent evolution. So this is something we have done. ये हम यहाँ पे देख चुके हैं. ये रहा मेरा स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो के अंदर दोनों का फंक्शन यहाँ पे सेम है, स्टोरेज ऑफ स्टार्च. बट स्वीट पोटैटो के अंदर ये स्टोरेज आपका यहाँ पे हो रहा है रूट्स के अंदर, और आपके पोटैटो के अंदर ये जो आपका स्टोरेज आपका क्या रहेगा वो क्या जाएगा यहाँ पे स्टेम के अंदर, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ माई एनालॉजी. एग्जाम्पल्स याद रखना, नीट एग्जाम में एग्जाम्पल्स आपके आ सकते हैं बिल्कुल. दिस एग्जाम्पल शुड बी क्लियर टू यू, राइट? ये सारी डेफिनेशन आप अपने एंड पे पढ़ सकते हो. यहाँ पे देखते हैं हमारा अडैप्टिव रेडिएशन. सो अडैप्टिव रेडिएशन के अंदर आपको याद रखना है ये वो कॉमन एंसेस्टर, और वहां से आपका ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी है आपकी गैलापागोस आइलैंड की, जहां पे हमने देखा था कि कई सारे डार्विन फिंचेस की हमें पॉपुलेशन वहां पे मिली थी. तो यू हैव अ कॉमन आइलैंड. एक हमारा मेन लैंड था, यहाँ से मेन लैंड से कुछ बर्ड्स हमारे गए यहाँ पे, देन कुछ बर्ड्स हमारे यहाँ पे दूसरे आइलैंड पे गए. सो ऑल द आइलैंड्स वर ऑक्यूपाइड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ बर्ड्स. और जब मेरे ये बर्ड्स उन आइलैंड पे जाके उन्होंने वहां पे रहना चालू किया, व्हेन दे स्टार्टेड ग्रोइंग ओवर देयर, they became a different species. वो वहां पे बिल्कुल ही different species वहां पे बन गई, क्योंकि उन्होंने अडेप्ट किया as per their environment, as per their habitat. उन्होंने अपने आप को वहां पे अडेप्ट किया. इसको ही हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ अडेप्टिव रेडिएशन. आप एक नई जगह पे जाते हो, उस हैबिटेट के हिसाब से आप अडेप्ट करते हो एंड यू बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज. दैट इज कॉल्ड एज माय अडेप्टिव रेडिएशन. तो एक कॉमन पॉपुलेशन में से कई सारे स्पीशीज आपको बन के मिले, दैट इज माय अडेप्टिव रेडिएशन. और याद रखना, इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. इज एग्जाम्पल ऑफ माई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन. तो ये भूलना मत, जब हम बात करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन की, इट इज एग्जाम्पल ऑफ माई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की बात हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? जहां पे आपका एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, द एग्जाम्पल में डार्विन फिंचेस जो हम यहाँ पे देख चुके हैं,
गैलापागोस आइलैंड के आसपास जो आपके गैलापागोस आइलैंड जो आपके यहाँ पे थे साउथ अमेरिका के आसपास, दे वर ऑल शोइंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस। ये कहानी याद रखना बिकॉज यू विल फाइंड क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दिस इन द नीट एग्जाम, सो प्लीज रिमेंबर दिस स्टोरी। कॉमन एंसेस्टर, मेनी डिफरेंट स्पीशीज वर फॉर्म्ड। एकदम से नहीं हुआ था, बहुत टाइम लगा था, बट ये हुआ था। एंड दिस इज अ स्टोरी ऑफ योर particularly of divergent evolution as well, right? Australian marsupials, एक और एग्जांपल मेरा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का। कॉमन एंसेस्टर्स में से यू आर फाइंडिंग अलग अलग टाइप के मार्सुपियल आपके बने थे। सो एक कॉमन एंसेस्टर में से एक आपके बने थे जो आपके ओपन एरिया में जाके रहना चालू किया। सम मार्सुपियल स्टार्टेड लिविंग ऑन द ट्रीज, जो ट्री पे रहते थे वो बन गए आपके कोआला। जो ओपन एरिया में रहते थे वो आपके बन गए कंगारू। जो बर्रोइंग हैबिटेट में जाके रहते थे वो बन गए आपके वॉम्बैट, राइट? तो ऐसे करके आपके कई सारे अलग अलग मार्सुपियल की स्पीशीज आपको मिली कॉमन एंसेस्टर में से। दैट इज ऑल्सो माई अडेप्टिव रेडिएशन। ये मेरा बनेगा यहाँ पे एज अडेप्टिव रेडिएशन। क्या अडेप्टिव रेडिएशन आप सबको यहाँ पे याद आ रहा है जो हमने पढ़ा था? यस सर। Yes, sir. प्लीज ये सब याद रखना, ठीक है? सो एज पर द हैबिटेट दे हैव अडैप्टेड देमसेल्व्स एंड दे हैव बिकम अ डिफरेंट स्पीशीज। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ माय डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ये मेरे यहाँ पे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का यहाँ पे एग्जांपल बन जाता है। अब सबसे मेन पार्ट जिसके अंदर लोग गड़बड़ करते हैं, तो ये मेरे मार्सुपियल्स हो गए, ठीक है? दिस इज अ स्टोरी व्हिच आई हैव टोल्ड यू। आपके पास दो ग्रुप है, आपके पास एक मार्सुपियल मैमल है, एक आपके पास प्लेसेंटल मैमल है। दोनों के एंसेस्टर्स कॉमन नहीं है। सो यू हैव अ मार्सुपियल मैमल्स एंड योर प्लेसेंटल मैमल्स, दोनों बोथ ऑफ देम डू नॉट शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। अब इसमें हमने यहाँ पे क्या बोला कि कुछ मार्सुपियल मैमल्स और प्लेसेंटल मैमल्स आपके चले गए एक हैबिटेट के अंदर। हैबिटेट का नाम था आपका यहाँ पे हैबिटेट नंबर ए हैबिटेट में क्या मिला था देखिए, यहाँ पे सिर्फ आपको चींटियां मिली थी खाने के लिए, ठीक है? तो जो पॉपुलेशन यहाँ से प्लेसेंटल मैमल्स का और मार्सुपियल मैमल्स का हैबिटेट ए में गया, वहां पे खाने के लिए सिर्फ उनके पास वहां पे चींटियां थी। उन्होंने क्या किया, चींटियों को खाने के लिए उन्होंने अपने आप वहां पे अडेप्ट किया। तो मार्सुपियल मैमल जो मेरा वहां पे था उसमें एक पॉपुलेशन बन के निकला, दैट वाज माय नम्बैट। और जो प्लेसेंटल मैमल था आपका यहाँ पे, उसमें से एक पॉपुलेशन बन के आपका निकला, दैट इज माय एंटीटर। दोनों के अंदर आपको कॉमन क्या मिलेगा? यू विल हैव कॉमन कैरेक्टर्स व्हिच एक्चुअली हेल्प देम टू ईट द इंसेक्ट्स। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोथ ऑफ देम विल हैव अ कॉमन कैरेक्टर व्हिच विल अलाउ देम टू ईट द इंसेक्ट, जो उन्हें अलाउ करेगा यहाँ पे इंसेक्ट खाने के लिए। सो एंटीटर एंड नम्बैट आर द टू पॉपुलेशंस जो आपके यहाँ पे इवॉल्व कर जाएंगे। और दोनों के अंदर देखो याद रखना, ये दोनों के अंदर दोनों में कॉमन एंसेस्टर कोई नहीं है, बट इन दोनों के अंदर यू आर फाइंडिंग कॉमन ट्रेट आपको देखने के लिए मिलेगा। एंड दैट इज व्हाई this becomes a story of my convergent evolution. That becomes a story of my convergent evolution. Common ancestor नहीं है, but they are showing the common characters. क्या होंगे कैरेक्टर? लंबी नाक होगी, लंबी टंग होगी। That is what you find in the numbat and the anteater. Similarly, अगर मेरा कुछ पॉपुलेशन अगर हैबिटेट बी में जाता है और बी में उन्हें पता चला कि यार हम तो पेड़ पे रहेंगे, यहाँ पे नीचे नहीं उतरेंगे, सेफ नहीं है, तो क्या होगा? वहां पे आपको दोनों पॉपुलेशन के अंदर आपको कुछ ऐसा अडेप्टेशन मिलेगा दैट दे विल हैव अ कॉमन ट्रेट। सो यहाँ पे आपका जो मार्सुपियल मैमल था, दैट बिकेम अ फेलेंजर। एक फेलेंजर नाम का स्क्विरल जैसा स्ट्रक्चर होता है, एनिमल होता है जो ग्लाइड करता है। और जो आपका प्लेसेंटल मैमल जो आपका यहाँ पे था, दैट बिकम अ ग्लाइडिंग स्क्विरल। बोथ ऑफ देम आर द एग्जांपल ऑफ माय अगेन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। उसका सबसे बढ़िया पिक्चर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। सो यहाँ पे आप देखो, आपको एंटीटर यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी द नम्बैट ओवर हियर। दोनों के नाक नैरो होते हैं, टंग काफी लॉन्ग होती है, एंड बोथ ऑफ देम हैव अ कॉमन ट्रेट ऑफ ईटिंग इंसेक्ट। दोनों के अंदर ट्रेट्स ऐसे बनाए गए ताकि वो एंड्स को खा सके। सिमिलरली आप नीचे देखो, नीचे आपका फ्लाइंग स्क्विरल आपको यहाँ पे दिख रहा है और आपको यहाँ पे फ्लाइंग फेलेंजर भी आपको दिख रहा है। बोथ ऑफ देम विल हैव अ पोटेजियम, वो बैटमैन जैसा जैसे वो ग्लाइड करता है, वैसे इनके पास भी वो पोटेजियम यहाँ पे होगा। तो ये पोटेजियम की मदद से दे कैन एक्चुअली ग्लाइड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फ्लाइंग स्क्विरल आपका आता है प्लेसेंटल मैमल के अंदर और फ्लाइंग फ्लेंजर आपका आता है यहाँ पे मार्सुपियल मैमल के अंदर। दोनों के दोनों बिल्कुल अनरिलेटेड है यहाँ पे, बट दे आर शोइंग सम कॉमन ट्रेट्स एंड दैट इज व्हाई दे बिकम अ पार्ट ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। कई बार एनसीईआरटी पढ़ते हुए हम लोग ये सोचते हैं कि मार्सुपियल मैमल्स का इवोल्यूशन या डार्विन फिंचेस का इवोल्यूशन इज अ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है। नहीं, ये जो मैंने आपको समझाया ना, दैट इज समथिंग दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन यू इन द 3 लाइंस, राइट, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। तो याद रखना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आपका कहाँ पे लगेगा, एंड ऑलवेज सी दिस पिक्चर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दोनों आपके अनरिलेटेड पॉपुलेशन है, बट दे विल हैव कॉमन ट्रेट्स।
दे विल हैव कॉमन ट्रेट। जैसे मोल एंड मार्सुपियल मोल होता है ना, उनकी आंखें नहीं होती, दे हैव वेरी पुअर विजन क्योंकि वो बर्रोइंग एनिमल्स होते हैं, तो दे विल ऑलवेज शो कॉमन ट्रेट्स ओवर देयर। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये बात हमने बहुत पहले देखी थी। अच्छा चलो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर दो जल्दी से। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जांपल्स ऑफ। चलिए बेटा चलिए जल्दी बताइए डिंपल क्या होगा इसका आंसर, और कोई मेरी डिंपल का आंसर बता दे। ऑप्शन बी। राइट, सो ओवर हियर इट बिकम्स एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बिकॉज़ ये मेरा एग्जांपल यहाँ पे मेरा एनालॉजी का। सो यस दैट माय कन्वर्जेंट Analog. इवोल्यूशन। राइट, बहुत बढ़िया। राइट, बताइए हैंड रेस करके इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? The lattice of bone structure in the folding of the many vertebrates is an example of। बताइए तमन्ना ठाकुर क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. कोमल शर्मा। Sir, option A. Right, option A becomes the correct answer in this. Yes. Which of the following structure is homologous to a wing of a bird? कौन सा इसमें से स्ट्रक्चर जो आपका है, it will be homologous to a wing of the bird। homologous समय यहाँ पे बात करना है। बताइए बताइए तमन्ना ठाकुर क्या होगा इसका आंसर? Sir, option B लग रहा है। भी लग रहा है आपके यहाँ पे, क्या होगा अभिषेक? Sir, D. डी कैसे होगा? डी कैसे होमोलोगस होगा बेटा? यहाँ पे विंग ऑफ अ बर्ड एंड विंग ऑफ अ मॉथ आपके होमोलोगस यहाँ पे कैसे होंगे? दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा क्या अभिषेक? Sorry, sir. B. अच्छा बी बोला आपने, ऐसे बैटमैन वाला बी बोलो ना फिर। बोलो मुस्कान क्या होगा इसका आंसर? सर ऑप्शन बी। डेली वाला डी या बैटमैन वाला बी? व्हाट यू आर सेइंग? बैटमैन वाला। हाँ, so it is going to be a flipper of the whale, right? So flipper of the whale and a wing of the bird can be called as my homologous organ because both of them have a same structure in terms of my forelimb, but they will have a different function. So ये आपका यहाँ पे बन जाएगा। ध्यान से देखो and then raise your hand, गड़बड़ मत करना इसके अंदर। The wing of a bird and a wing of an insect are। बताइए इसका आंसर इशिता कुमारी क्या होगा इसका आंसर? Sir, D लग रहा है। लग रहा है, इतना पढ़ाने के बाद, रिवीजन कराने के बाद। बताइए अंशिका शर्मा। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। एनालॉगस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। बिल्कुल, दे आर बोथ एग्जांपल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर ओवर हियर, राइट? तो ये हमने यहाँ पे हमारा ये देख लिया। सो दैट इज समथिंग वी हैव क्लियरली अंडरस्टूड। सो आई होप ये वाला टॉपिक भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है और ये आपको याद है, ये काफी हॉट टॉपिक है इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में भी आपका काफी हॉट टॉपिक है। अब जो चीजें हमने यहाँ पे नहीं पढ़ी लेकिन आपको खुद से पढ़नी होगी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू रीड फ्रॉम योर एंड व्हाट वाज माय मिलर्स एक्सपेरिमेंट। मेरा मिलर्स एक्सपेरिमेंट आपका यहाँ पे क्या था? अब कोई मुझे ये बताओ कि जो मिलर्स का एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ पे किया था, इसके अंदर जो हमें 3 अमाइनो एसिड मिले थे, वो 3 अमाइनो एसिड मेरे यहाँ पे कौन से थे? हैंड रेस करके बता दो। Which were the 3 amino acid I received after the Miller's experiment? बताइए अंशिका, बोलिए। सर एडेनिन, ग्लाइसिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, so I was getting the adenine, I was getting the glycine, and I was getting the aspartic acid. Right. So these were my 3 amino acids which I was receiving, which I was getting after the Miller's experiment. अच्छा मुझे बता दीजिए मिलर एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने टेम्परेचर कितना रखा था वहां पे फ्लास्क के अंदर? बोलो मुस्कान। 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और जो मिलर ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये कौन सी थ्योरी को प्रूव करने की वो कोशिश कर रहा था? केमिकल इवोल्यूशन। बहुत बढ़िया, राइट। इट वाज ट्राइंग टू प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। जो किसने दी थी हमें? Operin Oppenheimer and Haldane. Oparin and Haldane, right? So Oparin and Haldane gave us the theory of chemical evolution, जो हमें ये मिलर आपने यहाँ पे प्रूव करा था। ये सब चीजें जो इनिशियल पार्ट में आपको देखने मिलने के लिए यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर एंड। सबसे पहले जो आपके ऑर्गेनिजम्स जो आपके यहाँ पे आए थे, देवर माय कीमो हेटेरोट्रॉप्स। अगर आपको याद हो, मैंने बताया था आपको यहाँ पे, देवर माय कीमो हेटेरोट्रॉप्स, राइट? एंड देन बाद में वो आपके इवॉल्व कर करके यू आर गेटिंग द मोर एडवांस फॉर्म, बट इनिशियली यू आर हैविंग द कीमो हेटेरोट्रॉप्स वर द organisms which are seen, right?
कोकरवेट्स पढ़ लेना एक बार अपने एंड से, दो थिंग्स यू हैव टू रीड इट फ्रॉम योर एंड। अच्छा, एक चीज मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, लेट मी टेल यू वन थिंग ओवर हियर। एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, लेट्स हैव अ लुक एट थोड़ा सा ह्यूमन इवोल्यूशन यहाँ पे हम देख लेते हैं बाय सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। अब ह्यूमन इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको बस एनसीईआरटी वाला पार्ट आपको याद रखना है, उसे ही पढ़ना है आपको, उसे ही समझना है। क्रेनियल कैपेसिटी किसकी कितनी होती है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। जो भी हमने क्लास में किया था उसे एक बार देख जाना और एनसीईआरटी पढ़ जाना, इट वोंट टेक मोर देन 5-7 मिनट्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? सो बताइए शगुन, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। होमो हिबिलस आप कह रहे हो यहाँ पे। अभिषेक क्या लग रहा है? सर होमो हैबिलस। राइट, ये आप है यहाँ पे, इज गोइंग टू बी हैविंग द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी। अब मुझे यहाँ पे बताओ कि आपका जो सबसे पहला होमिनॉइड था जो हमने पढ़ा था, उसका नाम क्या था जो सबसे पहले आया था? रामापेथिकस। नहीं, उसके भी एक स्टेप पहले। राइट, ड्रायोपेथिकस। अब जो ड्रायोपेथिकस जो आपका यहाँ पे जो सबसे पहले आपका यहाँ पे एप लाइक मैन था, ये अपराइट था या अपराइट नहीं था? ये नहीं था। नहीं था सर। नहीं था सर। नहीं, कहाँ पे रहता था? पेड़ पे रहता था या बिल्डिंग पे रहता था? पेड़ पे। आर्बोरियल। पेड़ पे रहता था। आर्बोरियल था वो, और वो मेरा फ्रूट्स को कंज्यूम करता था, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा, इन चारों में से एक और चीज याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछा है कि कौन सा मेरा होमोसेपियन था या कौन सा मेरा होमिनॉइड था जिसका स्केलेटन आपको मिला था जर्मनी के एक वैली के अंदर, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोलो अभिषेक। सर ए। राइट, सो होमो निएंडरथैल्स वर द वन जिनके आपको फॉसिल्स सबसे पहले आपको मिले थे जर्मनी के निएंडर वैली के अंदर। तो अगर आपके सामने सवाल आ रहा है, उसमें लिखा गया कि एक होमिनॉइड था जो यूरोप में भी रह चुका है, यूरोप में भी उसका फॉसिल मिला था, कुछ 1,40,000 साल पुरानी बात है ये। इफ यू गेट सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दैट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट द निएंडरथैल मैन। इसका मतलब वो लोग निएंडरथैल मैन के बारे में वहां पे वो लोग बात कर रहे हैं, तो ये आपको वहां पे रखना पड़ेगा याद, ठीक है। और चलिए, सो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस है, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे बताएंगे कि मेरा यहाँ पे कौन सा पॉपुलेशन यहाँ पे मेरा यहाँ पे लग जाएगा। बोलिए प्रिंस, क्या होगा इसका आंसर? सर बैटमैन। ओके, डिम्पल क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? सर बी। डिम्पल, द माइक इज वर्किंग, कांग्रेचुलेशंस। सर मैंने दूसरी आईडी से ज्वाइन किया है। जो भी है अच्छी बात है, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया करो, कितना आसान होता है। आप आंसर कर दो, आगे बढ़ जाए हम लोग प्रॉपर आंसर सुन के। यस, दैट इज व्हाई निएंडरथैल मैन जब मेंशन किया हुआ यहाँ पे दैट दे लिव फॉर 1,00,000 to 40,000 years ago इन यूरोप, यहाँ पे मुझे काफी चीज पता चल रही है, बिकॉज ये स्टेटमेंट इनके लिए ही है। जब यूरोप वाली बात आ रही है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट माय निएंडरथैल मैन। सो यस, ऑप्शन डी बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। What is the most significant trend in the evolution of modern man? इनमें से कौन सा सबसे significant trend है हमारे evolution के अंदर, which has been very 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 important? बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है? सर सी। Alright, अभिषेक। सर सी। आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही है, सी। इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, वो आपके हर एक लीनिएज के साथ आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी, हर एक ग्रुप के साथ, हर एक आपके होमिनॉइड स्पीशीज के साथ आपकी क्रेनियल कैपेसिटी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी। सो यस, ऑप्शन सी ओवर हियर बिकम्स माय करेक्ट आंसर। द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो आपके यहाँ पे होता है आपके ह्यूमन एवोल्यूशन का, अर्ली से लेकर रिसेंट तक, ये आपको सीक्वेंस भी याद रखना पड़ेगा हमेशा। तो सीक्वेंस हैज टू रिमेंबर्ड, और ये कोई बहुत मुश्किल है भी नहीं। सो बताइए क्या होगा इसका सीक्वेंस, बताइए मुस्कान। सर बी। क्या लग रहा है डिम्पल इसका आंसर? सर बी। एंड इशिता कुमारी? सर बी। राइट, सो यू कैन सी दैट काफी क्लियरली आपको एक दिक्कत लग जाता था कि रामोथेकस तो पहले ही आया था, राइट। देन यू जस्ट हैव टू प्लेस देम करेक्टली कि ऑस्ट्रोपिथेकस आया था उसके बाद, then Homo habilis, and then you found the Homo erectus coming. So yes, option B becomes the correct answer. According to fossil discovered up to present time and origin, evolution of a man started from. जब भी ये सवाल आए कि evolution of man started from where, the answer always has to be your, बता दो अनम्यूट करके क्या होगा इसका आंसर? अफ्रीका। अफ्रीका।
राइट, अफ्रीका। यहाँ से आपको अपनी कहानी यहाँ पे स्टार्ट करनी है. सो यस, दिस इज समथिंग शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. हाँ, अभी इसका भी आंसर आप दे सकते हो मुझे यहाँ पे. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, हैंड रेज करना पड़ेगा इसके लिए, हैंड रेज करो. बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर डी। अश्वानी, सर डी। स्मॉलर पॉपुलेशन के अंदर ही आपका होता है हमेशा यहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट. बिल्कुल सही बात है. ठीक है, अगेन इसका आंसर अभी हमने ये पढ़ाई थी, क्वेश्चन रिपीट हो रही है. जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ऑलवेज इन अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन. एक छोटी सी आइसोलेटेड पॉपुलेशन के अंदर ही आपका यहाँ पे ऑपरेट करेगा. राइट, ये हम देख चुके हैं यहाँ पे. वी हैव डन दिस क्वेश्चंस ओवर हियर. ये वाला आप करके बता सकते हो. यू कैन डू दिस क्वेश्चन. मैं ऐसे फॉलोइंग कर दो यहाँ पे. चलो एक क्वेश्चन कर दो, फिर मैं आपको रिलीज कर देता हूँ, फिर आप जाके थोड़ा यू कैन हैव योर डिनर. जल्दी आंसर दो, सो यू कैन, मतलब ध्यान से लेकिन सही आंसर देना. राइट, 2 लोग अभी तक आ रहे हैं सिर्फ, बाकी लोग भी करिए बेटा, सिंपल ही है. बताइए इशिता, क्या लग रहा है आपको? सर डी। दिल्ली वाला डी लग रहा है आपको? तमन्ना, क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? सर ऑप्शन डी लग रहा है. एंड हिम्मत सिंह? सर डी. चलो देख लेते हैं. सो म्यूटेशन के साथ आपके यहाँ पे आएगा सोर्स ऑफ न्यू एलील्स. बिल्कुल वही सही बात है. अगर आपका म्यूटेशन अगर आपका यहाँ पे हो रहा होता है, देन इट कैन लीड टू गिविंग, इट कैन गिव यू सम न्यू एलील्स. हार्मफुल होंगे मेनली वो एलील्स, बट इट कैन गिव यू सम न्यू एलील्स ओवर देयर. जीन फ्लो मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे यहाँ पे माइग्रेशन की. सो माइग्रेशन जो आपका हो रहा होता है उसके अंदर आपका यहाँ पे होगा आपका यहाँ पे जीन फ्लो. सो बी के साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका यहाँ पे 3. नेचुरल सिलेक्शन जो आपको यहाँ पे रहेगा, दैट इज समथिंग व्हिच विल अटैच इटसेल्फ विद द difference in the survival and reproduction among the variant individuals. And then you have a genetic drift, जहाँ पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर 1, changes in the population alleles frequency due to chance alone. किसी चांस की वजह से यहाँ पे आपका एलील का फ्रीक्वेंसी आपका यहाँ पे चेंज हो रहा है. तो ये बनेगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी becomes my correct answer. ठीक है, so ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे यार. This is one thing you have to know in this. All right, so that is something we have done. बाकी you can, I think you have seen many questions over there. कल के टेस्ट के लिए रिवीजन करके आना, इनसाइड ही पढ़ के आना अच्छे से. रीड द इनिशियल पार्ट जहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट हमने किए थे, हैव अ लुक एट देम. जो हमने स्कूल क्लास में भी जो किया था उसको एक बार स्लाइड्स को एक बार देख जाओ, एंड देन कम टुमारो फॉर अ टेस्ट एंड ट्राई टू गेट अ वेरी गुड स्कोर कल के टेस्ट में. ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग सब लोग काफी अच्छा स्कोर आ गए. बताओ कितना स्कोर लेके आ जाओगे आप लोग? गिव मी आंसर इन द चैट. कितना स्कोर आ जाएगा आपके एंड से, बताइए. सर टेस्ट कितने का है? 160, मतलब बायो का 160 मार्क्स का होगा. चलिए चलिए, टेल मी क्या है स्कोर आप लोगों का यहाँ पे. बिल्डिंग, ये देखो 140 प्लस 130, मुस्कान 150. अरे बेटा आप बायो में पूछ रहा हूँ. चलो 250 ले आना, ठीक है. सर वो गलती से हो गया. ठीक है ठीक है, चलो आई टेक एज अ 130 एज अ नंबर, राइट. उतना फिर खींच लेना, और जेन्युइनली खींचना. को बेटर हैंडराइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. इस चीज के लिए हैंडराइटिंग के लिए सर. हैंडराइटिंग के लिए एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे. एंड द थिंग इज ना, जेन्युइनली लाना स्कोर. ऐसा नहीं कि 130 लाना है तो साइड में एनसीडी खोल के बैठे हो, वैसा मत करना. 130 लाना है. बन नहीं रहा मेरा स्कोर यहाँ पे पेज पे लेटर वहां पे. प्लीज डोंट डू दैट. गिव योर टेस्ट जेन्युइनली एंड गेट अ डिसेंट स्कोर. दैट्स द मेन थिंग, राइट. जो भी लाओ जेन्युइनली लाओ. Alright, so that is something we have done. So चलिए फिर we'll catch you again after some time. मंडे को मिलते हैं हम लोग वापस से. चैप्टर खत्म करते हैं हमारा बायोटेक वाला. So ठीक है, that's it from my end. कोई सवाल हो तो बताइए. अगर कोई सवाल नहीं है तो आपका लेक्चर यहाँ पर खत्म होता है. हम लोग मिलेंगे वापस कुछ